हर पीढ़ी अपने साथ कुछ नए चलन लेकर आती है। पिछली पीढ़ी को ये नए चलन नागवार गुजरते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लिए तो जो ट्रेंडिंग है वही सही है। बस ऐसे ही दो पीढ़ियों की सोच का अंतर बताती है हमारी आज की कहानी। रानी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके पापा को उसकी शादी की कुछ ज्यादा ही चिंता थी। उनका मानना था कि बड़ी बेटी की समय से शादी हो जाए तो वो बाकी के बच्चों की भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाए। जल्दी ही उन्हें रानी के लिए यश नाम का एक लड़का मिल जाता है। यश बेंगलुरु में नौकरी करता था और अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था। उनकी बेटी रानी भी बीएड करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। एंगेजमेंट होने के बाद, देखो रानी, बुरा मत मानना, लेकिन एंगेजमेंट में जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ था ना, उस अरेंजमेंट के साथ मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है? एंगेजमेंट का अरेंजमेंट तो आपकी मम्मी पापा ने किया था ना? वही तो कह रहा हूँ कि मम्मी पापा के भरोसे अगर शादी करेंगे तो हमारी शादी का अरेंजमेंट वैसा ही होगा जैसा एंगेजमेंट में था। देखो, शादी जीवन में एक ही बार होती है। मैंने सोचा है हम दोनों अपनी वेडिंग को एक ड्रीम वेडिंग बनाएंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्या कहती हो? सचमुच आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। चाहती तो मैं भी यही थी कि अपनी शादी में सब कुछ एकदम स्पेशल तरीके से करूं, लेकिन मेरी फैमिली है ना, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है। वो मुझे मेरे मन का कुछ भी करने नहीं देंगे। हमारे घर में वही होता है जो दादी या ताई जी कहते हैं। अरे यार, अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम कोई छोटी बच्ची तो रह ही नहीं कि हर काम उनसे पूछ के करो और उनके अनुसार ही करोगी। अरे शादी का मतलब ये होता है कि अब हम अपना जीवन जीने के लिए और अपने जीवन के फैसले करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं अपनी शादी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। मैं अपनी शादी बिल्कुल वैसे ही चाहता हूँ जैसे मैंने सोचा है। अच्छा, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने मम्मी पापा को मना लूं, लेकिन आप बताइए तो सही, आपने क्या क्या प्लान किया है? सबसे पहली बात तो यह है कि बदायूं के फोटोग्राफर पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने बेंगलुरु से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुक कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट होगा और फिर हल्दी की रस्म के लिए कोई कॉमन जगह पर एक गेस्ट हाउस बुक कर लेंगे। वहीं पर हम दोनों की फैमिलीज और रिश्तेदार जमा हो जाएंगे। हल्दी की थीम के अकॉर्डिंग अच्छा सा डेकोरेशन और ड्रेस कोड डिसाइड कर लेंगे। फिर वहीं पर हमारी कंबाइंड ग्रैंड हल्दी सेरेमनी होगी। फिर मेहंदी का फंक्शन अपने अपने घर पर कर लेंगे। प्री वेडिंग फोटोशूट के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के वेडिंग लॉन के एंट्री गेट और जयमाल स्टेज के दोनों तरफ लग जाएंगे। ठीक है ना? अरे अरे, आपने तो बहुत दूर तक प्लान बना लिया। पहले घर वालों से प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए तो परमिशन मिले। रानी यार, अब तुम ना मूड खराब मत करो। शादी हो रही है हमारी, अगर तुमसे बात नहीं की जा रही है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ मम्मी जी से। नहीं 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 नहीं, शादी से पहले तुम क्या बात करोगे? बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ ना। घर जाकर यश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मैंने बेंगलुरु से ही फोटोग्राफर बुक कर लिया है। शादी में बस 1 महीना बचा है, तो शादी से पहले हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट होना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा शहर से बाहर जाकर फोटोज खिंचवाने होंगे। आप एक बार रानी की मम्मी से बात कर लो ना। अरे बावला हो गया है क्या तू? पूरे बदायूं में थू थू करवा देगा। शादी से पहले लड़की को लेकर शहर से बाहर कौन जाता है? हो रही है ना 1 महीने बाद शादी, उसके बाद जहां मन करे वहां लेकर जाना, लेकिन शादी से पहले ऐसी बेहूदी बात मेरे सामने मत करना। मम्मी देखो, शादी तो मैं आपकी पसंद की लड़की से कर रहा हूँ ना, तो फिर क्या दिक्कत है? 1 महीने बाद भी तो वो मेरे साथ आकर ही रहने वाली है ना। क्या हो जाएगा अगर हम 2 दिन के लिए साथ में बाहर जाकर शूट करवा लेंगे तो? अरे बेटा, यही दुनियादारी होती है। अगर हर काम की तुमको शादी से पहले ही छूट दे देंगे तो शादी की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही हाथ में हाथ डालकर घूमो सड़कों पर। अच्छे घर के बच्चे शादी से पहले इस तरह से अकेले में नहीं मिला करते। अच्छा, और मैं आपको बताए बिना अगर उससे मिल लेता तब सब ठीक रहता? देखो यश, तुम ना मुझसे बहस मत करो, और ये सारी मुसीबत की जड़ ना ये मोबाइल फोन है। दिन भर कान पर फोन लगाकर रानी रानी करते रहते हो। शर्म भी नहीं आती माँ बाप के सामने होने वाली बीवी से दिन भर फोन पर चिपकते हुए। मम्मी, आप बातों को बिना वजह रबड़ की तरह खींच रही हो। रानी मेरी होने वाली बीवी है और 1 महीने बाद हमारी शादी है। अब अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा? एक तो पहले हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। किसी अनजान इंसान से शादी करने से तो अच्छा है ना कि हम शादी से पहले एक दूसरे को थोड़ा जान ले, समझ ले, ताकि खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़ पाए।
यश के तर्कों के आगे अब उसकी मां निरुत्तर हो गई थी। लेकिन अब भी शादी से पहले होने वाली बीवी के साथ बाहर जाकर फोटोशूट करने की बात उन्हें रास नहीं आ रही थी। तू फोन पर बात कर लेता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ये फोटोशूट की बात दोबारा मेरे सामने मत करना। देखा था मैंने मिसेस वर्मा के बेटे की शादी में, बेशर्मी की सारे हदी पार कर रखी थी लड़का लड़की ने। एक हमारा जमाना था, लड़की शर्म से नजर ऊपर नहीं करती थी, और एक आजकल का जमाना है। एक तो ब्याह से पहले मिनी स्कर्ट पहन के लड़की की गोद में बैठकर फोटो खिंचवा रखे हैं, और उस पर भी बेहयाई के उन बेढंग तस्वीरों को बड़ा बड़ा पोस्टर बना के स्टेज के बगल में ही लगवा दो, ताकि ससुर जेठ जो ना भी देखना चाह रहे हो वो भी नई बहू रानी के चरित्र दर्शन कर ले। अच्छा ठीक है, अगर आपको छोटे कपड़े पहनने से और सबके सामने पोस्टर लगाने से दिक्कत है तो हम ऐसा वैसा कोई फोटो नहीं खिंचवाएंगे बस। और हाँ, जो फोटो आप पसंद करेगी उसी का पोस्टर बनेगा। आप तो खुश है ना? नहीं, हम ऐसी फिजूल बातों के लिए रानी की मम्मी से बात नहीं करने वाले। अरे क्या समझेंगे वो लोग, कहेंगे लगता है इनकी माँ का भी कोई चरित्र नहीं है, तभी ऐसी बेकार रस्म को बढ़ावा दे रही है। मम्मी, शादी से पहले एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। उन फोटोज के बहाने ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कल को हमारी शादीशुदा जिंदगी में वो हमें मदद ही तो करेगा ना। अब ठंडे दिमाग से सोच कर बताइए कि उसमें गलत क्या है। और मम्मी, शादी जीवन में एक ही बार होती है। मेरी और रानी दोनों की इच्छा है कि हम प्री वेडिंग फोटो शूट करवाएं। अब अगर आप लोग इस तरह से इनकार कर देंगे तो हमारे अरमान तो मन में ही रह जाएंगे ना। इधर यश अपनी माँ को मनाने की कोशिश में लगा था, उधर रानी अपनी माँ को फोटोशूट के बारे में बता रही थी। मम्मी, यश जी चाहते हैं कि मैं शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए उनके साथ जाऊं। साथ जाऊं? क्या मतलब है? कहाँ जाना है? और ये प्री वेडिंग फोटोशूट क्या होता है? वो मतलब कि मम्मी, आजकल आपने शादी में देखा होगा ना, दुल्हा दुल्हन के शादी वाले कपड़ों के अलावा दूसरी ड्रेस में और अलग अलग लोकेशन वाले सुंदर सुंदर फोटो लगे रहते ना, बिल्कुल हीरो हीरोइन जैसे। बस वही होता है प्री वेडिंग फोटोशूट। बनवाया तुम्हें हीरोइन? शादी के बाद जितना हीरोइन बनना हो बन जाना, शादी से पहले ये सब चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर बैठो अपने कमरे में। और हाँ, तुम्हारी ताई जी को पता चला ना तो तुम्हारा फोन भी छिन जाएगा। फिर शादी से पहले यश की शक्ल तो दूर, आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी। अरे मम्मी, जब यश को और उसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है तो ताई जी को भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मेरी लाइफ के सारे फैसले ताई जी ही क्यों लेती है? और आप ये तो सोचो, यश के बुलाने से अगर मैं नहीं गई तो वो नाराज नहीं होंगे? अरे बेटा, तुम अभी दुनियादारी समझने के मामले में कच्ची हो, इसलिए जब तक शादी नहीं हो रही ना, जैसा बड़ा कह रहे वैसे करती रहो चुपचाप से। शादी के फेरे पड़ने से पहले दूल्हे के साथ इस तरह अकेले में नहीं घूमा जाता। किसी ने देख लिया तो सारी दुनिया में थू हो जाएगी हमारी। और जो तुम बहुत खुश हो रही हो ना कि यश की फैमिली परमिशन दे रही है, यश की माँ क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे अपने बेटे की, जो शादी से पहले लड़के के साथ अकेले कहीं भी जाने को तैयार हो गई। अरे कुछ सोचती हो? दिमाग में भेजा है कि नहीं तुम्हारे? मम्मी, आप ना छोटी सी बात को कहां से कहां खींचे ले जा रही हो। सारी दुनिया करवा रही है ना अपना वेडिंग फोटोशूट। मैं कोई दुनिया की पहली लड़की नहीं हूँ जो शादी से पहले अपने पति के साथ जाकर फोटो खिंचवा रही हूँ। और फोटो खिंचवाना ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसे करने से मैं अपवित्र हो जाऊंगी? हमने शादी से पहले फोटो खिंचवाना तो दूर, एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर भी देखा नहीं था। यहाँ तक कि हमारी शादी में तो फोटोग्राफर ही नहीं आया था, ना स्टेज लगा, ना ये आजकल की तरह जयमाल हुई। तो क्या हमारी शादी नहीं है? हमने एक दूसरे के साथ 30 साल नहीं बिताए? आजकल के बच्चों ने पता नहीं शादी को क्या तमाशा बनाकर रख दिया है। शादी से पहले इन्हें सारी छूट दे दो तो फिर शादी के बाद क्या करोगे तुम? अरे सारी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को समझने के लिए, खूब समझते रहना। हाँ। रानी की माँ रानी को डांट रही थी कि तभी उनके पास यश की माँ का फोन आता है। बहन जी, वो यश की इच्छा है कि शादी की जो हल्दी का फंक्शन है ना, वो हम दोनों लोग मिलकर एक ही जगह पर करें। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है,
लड़के की हल्दी और लड़की की हल्दी अलग अलग जगह पर ही होती है। बल्कि रस्म तो ये भी है कि हल्दी लगाते समय लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं। लेकिन अब बदलता ज़माना है, आजकल के बच्चों की अपनी ख्वाहिश और अरमान है। एक हमारा ज़माना था, माँ बाप के सामने दुल्हा दुल्हन मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाते थे, और आजकल के बच्चे सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन सही बताऊं, मुझे ना इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिर कब तक पुरानी परंपराओं को ढोकर चलते रहेंगे, हैं? क्यों ना हम बच्चों की खुशी में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दे दें। अब बात तो आपकी ठीक है बहन जी, बच्चों की शादी है, उनके लिए यादगार होनी चाहिए। हमारा क्या है, हमारी तो कट ही गई। लेकिन इसकी दादी और ताई जी को ना समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी कोशिश करती हूँ मैं। बहन जी, एक बात और कहनी थी आपसे। अब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, शादी से पहले कुछ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। यश ना बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है कि मैं आपसे बात कर लूं कि आप रानी को उसके साथ 2 दिन के लिए भेज दें। हाँ, बता तो रानी भी रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। शादी से पहले इस तरह बिरादरी में लोग बातें बनाएंगे जी। देखिए बहन जी, पहले तो मैं भी इसके खिलाफ थी, लेकिन सच बात तो यह है कि आजकल का तेज जमाना है। आजकल के बच्चे बंधन में बंध कर रह नहीं सकते ना। आज ये पूछ कर जाना चाहते हैं, हम इनकार करेंगे तो हो सकता है झूठ बोल कर जाए। 4 दिन तो हम इन्हें अपने हिसाब से रख लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद इन्हें जाकर बेंगलुरु में अकेले ही रहना है। तो मना करके क्यों हम जीवन भर के लिए उनकी बुराई मोल लें। बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, बच्चों का मन भी रह जाएगा। और हाँ, मैंने समझा दिया है कि कोई भी ऐसा वैसा फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहें, अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए। बच्चों को जाने की इजाज़त दे दीजिए। यश की माँ की बात सुनकर रानी की माँ दोनों को फोटो शूट कराने की इजाजत दे देती है। इसके बाद रानी और यश खुशी खुशी अपनी शादी की सारी रस्मों को पूरा करते हैं। रीमा जी के 2 बेटे थे। अभी अभी उनके दूसरे बेटे की शादी हुई थी और नई बहू घर आई थी। एक दिन, दीदी कहाँ हो? अरे भैया आओ, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? बस बहुत दिन हो गए मिले, और पास ही में मेरी एक मीटिंग भी है दोपहर में, तो सोचा अभी खाली समय है तब तक आपसे मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया भैया जो तुम आ गए। काव्या बहू, मामा जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर काव्या रमेश के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और दोनों भाई बहन बैठकर खूब बातें करते हैं। जैसे ही दोपहर होती है, रमेश वहां से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद, बहू खाने का समय हो गया है, रसोई की जिम्मेदारी तुझे सौंपी है ना मैंने। एक बार अपने मामा ससुर को पूछना तो चाहिए था खाने के लिए। माफ करना माँ जी, आगे से ध्यान रहेगा। हाँ, आगे से ध्यान रखना, और घर में कोई भी आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। खाना खिला कर ही भेजना आपसे। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन, सोनू बेटा, ये फैन काम नहीं कर रहा, जरा इलेक्ट्रिशियन को तो बुला देना। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आराम से जाना। मुझे भी सविता के यहाँ जाना था, उसने बुलाया है। छोटी बहू, इलेक्ट्रिशियन आएगा फैन ठीक करने के लिए, देख लेना। मैं सविता के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। जब इलेक्ट्रिशियन फैन ठीक करने के लिए आता है, भाभी जी कौन सा फैन खराब है, जरा बताइए तो। आइए मेरे साथ, ये वाला फैन खराब हुआ है, आप ठीक कर दीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना? हाँ खाना, आप काम करके आओ, उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ। फिर इलेक्ट्रिशियन फैन बनाकर बाहर जाता है तो बहू डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना परोस कर रखती है। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। मैं इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं हूँ, फिर ये क्यों खाना खिला रही है मुझे? अरे आप शर्माइए मत, खाना खाइए। माँ जी कहती है किसी को भी भूखे पेट नहीं भेजना चाहिए घर से। फिर इलेक्ट्रिशियन बैठकर मजे से खाना खाता है। तब तक सास भी वहां आ जाती है और इलेक्ट्रिशियन को खाना खाते देख शॉक्ड हो जाती है। बहू, ये क्या हो रहा है? माँ जी, आपने कहा था ना कि किसी को खाना खिलाए बिना जाने नहीं देना, तो वही मैं भाई साहब को खाना खिला रही थी।
तभी सास बहू की इस हरकत से सर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। शायद माँ जी के सर में दर्द हो गया होगा। भाई साहब, और खाना दूं क्या आपको? नहीं नहीं बहन जी, बहुत इतना मजा आ गया। और वो खाना खाकर वहां से चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन को खाना खिलाकर हो गया हो तो और भी काम कर लो देवरानी जी। जी जी। तभी बहू को एक कॉल आता है। हाँ जी जी, ठीक है। हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। किसका फोन था? सोनू जी ने फ़ोन किया था दीदी। वो उनके ऑफिस से किसी को भेज रहे हैं फाइल लेने के लिए। अच्छा अच्छा। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। आइए आइए आइए। भाभी जी, अब जल्दी से फाइल दे दीजिए, मुझे जाना है। हाँ हाँ, आपके लिए खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए, फाइल तैयार है। खाना? हाँ, खाना, आइए। फिर सोनू के ऑफिस का एम्प्लॉय मजे से बैठकर खाना खाता है। ये आज राजन यहाँ खाना क्यों खा रहा है? शायद भूख लगी होगी तो देवर जी ने कहा होगा इसे खाना खिलाने के लिए। कोई ना। वहीं राजन की फाइल ले जाने के बाद, आज राजन यहाँ क्यों खाना खा रहा था? देवर जी ने कहा था क्या? नहीं, माँ जी ने कहा था कि जो भी आए किसी को खाना खाए बिना जाने मत देना। ये माँ जी भी अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं। खैर मुझे क्या, मैं बोलूंगी तो बुरी बनूंगी। चुप रहूं वही ठीक है। फिर जेठानी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, मैम साहब, अब सब्जी ले लो, ताजी सब्जी लाया हूँ। बहू देख, दरवाजे पर सब्जी वाला आया है, सब्जी लेकर आ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आप बेफिक्र रहो माँ जी, मैं अच्छी सब्जी लूंगी देख देख कर। फिर बहू सब्जी वाले से सब्जी लेने जाती है। भाई साहब आइए, खाना खा लीजिए। लेकिन मैं तो सब्जी बेचने आया हूँ। हाँ तो आप खाना खा लीजिए, फिर मैं सब्जी लेती हूँ ना। और वो सब्जी वाले को खाना खिलाती है। और कुछ दूं क्या भाई साहब? 2 पूरी और थोड़ी सी सब्जी भी दे दो। ये लीजिए, मजे से खाइए। हाँ थोड़ा और दाल चावल मिलेगा? हाँ हाँ, ये लो, ये भी लो। फिर सब्जी वाला मजे से खा के डकार मारता है। अब तो मजा ही आ गया भाभी जी। अब जल्दी से सब्जी दे दो। लो ये लो, ये हो गए आपके कुल 400 रुपए। कुछ कम नहीं भैया? 399 दे दो फिर, और क्या। शुक्रिया भैया। आज बहुत ज्यादा समय नहीं लगा तुझे सब्जी लेने में। सब्जी वाले को खाना जो खिला रही थी महारानी। हाँ तो क्या हुआ? पता है उसने मुझे खाने के बदले डिस्काउंट भी दिया। 400 की सब्जी 399 में दे दी। वाह, पूरे 1 रुपए का डिस्काउंट। उससे ज्यादा का तो खाना ही हो गया। अरे सुधर जा बहू, सुधर जा। जेठानी और सास वहां से चली जाती हैं। मुझे क्या हुआ जो सुधरूं? पक्का माँ जी जेठानी जी को कह रही होंगी। वो मुझे इतना लेक्चर देती है ना, इसलिए। अब ये बहू का रोज का हो गया था। रोजाना किसी न किसी को घर में लाती और खाना खिलाती। ऐसे ही एक दिन रोड पर 3 भिखारी जा रहे थे। आज भी लगता है बिस्कुट पानी से काम चलाना होगा। मुझे भी यही लगता है। तभी बहू बाजार से लौट रही थी। आप लोगों को भूख लगी है क्या? हाँ, बहुत जोर की। अरे तो फिर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर बहू तीनों भिखारियों को घर ले आती है और उन्हें खाना परोसकर खिलाती है। अब ये क्या नया तमाशा है? अरे खाना खिला रही हूँ भूखों को, देख नहीं रही हैं आप दीदी? जेठानी देखती है कि वो तीनों भिखारी जानवरों की तरह खाना खा रहे हैं। जमीन पर सब जगह जूठन फैला रखी है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? देखो तो, आपकी लाडली बहू ने घर में लंगर लगा दिया है। जो कोई आता है सबको परोस परोस कर खिला रही है। बहू क्या है ये सब? माँ जी आप ही ने तो कहा था ना, घर में जो आए सबको खाना खिलाना चाहिए, और भूखे को तो खाना देना ही चाहिए ना माँ जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है माँ जी, आप चाहती हो कि मैं सबको खाना खिलाऊं। डोंट वरी। बड़ी बहू ये पागल हो गई है, समझा इसे। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है ये माँ जी।
अब काव्या की आदत और खराब हो जाती है। वो किसी को भी घर ले आती खाना खिलाने, और लोग घर में आके जो भी खाने की फरमाइश करते काव्या सबको वो बना बना कर खिलाती, जिससे महीने का राशन 2 दिन में खत्म होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी घर में दाल नहीं है। अभी कल ही तो दाल लाई थी 5 किलो, इतनी जल्दी खत्म हो गई। खत्म कैसे नहीं होगी माँ जी? शाम को आपकी लाडली बहू ने लंगर जो खिलाया था पड़ोसियों को। अरे बहू आदत सुधार ले, और घर में इतना राशन नहीं भरा कि तू सबको बना बना कर खिला रही है। अब किसी को भूख लगी हो तो खाना भी ना दूं क्या माँ जी? कैसी बात करती हैं आप? तौबा तौबा, किसी को भूखा रखना बहुत बड़ा पाप होता है, और मैं आपके साथ इस पाप की भागीदार नहीं बन सकती। बेच खा फिर मुझे। तभी एक आदमी घर में आता है। ये काव्या जी का घर है क्या? हाँ हाँ, मैं ही काव्या हूँ, कहिए। मैडम भूख लगी थी, मैंने सुना आप लोगों को खाना खिलाती हो। हाँ हाँ, आइए ना, बैठिए, मैं अभी ले आती हूँ खाना। सुनो, पनीर की सब्जी और आलू गोभी का पराठा लाना, साथ में लस्सी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और कुछ? नहीं नहीं, अभी इतना ही बहुत है, खाना खाने के बाद बताता हूँ। बहू मुझे भी जहर चाहिए, मिलेगा? माँ जी मुझे ना जहर बनाना नहीं आता। सास मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। माँ जी अभी भी समय है, इन्हें रोक दो, घर लुटवा देगी अपने लंगर लगाने के चक्कर में। ये ऐसा नहीं समझेगी बहू, अब इसकी माँ ही इसे समझा सकती है। फिर सास अपने समधन को कॉल करके सारी बात बताती है। समधन जी आप चिंता ना करो, मैं आके उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। बस आप आ जाओ, वरना ये तो मेरा घर लुटवा देगी समधन जी। जी जी जी, सब सही हो जाएगा, फिक्र मत करिए। फिर अगले ही दिन बहू की माँ घर आ जाती है। कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं तो मस्त हूँ माँ, आओ बैठो ना, मैं आपका खाना लगाती हूँ। तू बेटा सारा दिन खाना ही बनाती रहती है क्या? पूरे कपड़े पर हल्दी मिर्ची के दाग है। अब क्या बताऊँ माँ, छोड़ो ना, मेरी तो जिंदगी ही हल्दी मिर्ची में कट जाएगी। माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं लोगों को खाना बना कर देती हूँ, वरना ये तो क्लास लगा देंगी मेरी। तेरी सास को तो मैं बताती हूँ, मेरी बेटी से इतना काम कराती है। नहीं 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 माँ, आप सासू माँ को कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी। वहीं माँ कुछ दिन अपनी बेटी के घर ही रहती है, और वो सब पर नजर रखती है कि रोजाना उनके घर में खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसका तो एक ही सल्यूशन है। जिसके बाद भावना जी घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा देती है, और उस पर सब्जी और खाने के सामान के रेट डबल करके लिख देती है, जो देखकर लोग बाहर से ही भाग जाते हैं। और अब बहू की तारीफ की जगह लोगों में बेइज्जती होने लगती है, जिसके बाद बहू की अकल ठिकाने आ जाती है। माँ जी माफ कर दो, आप मुझे सामने से भी आके कह सकती थी ना कि बहू ऐसा मत कर, किसी को भी खाना मत खिला। देखो ना लोगों में मेरी कितनी बेइज्जती हो गई कि फ्री का खाना बांट कर मैंने पब्लिसिटी की और अब पैसे ले रही हूँ। तू माने तब तो। वैसे ये मेरा नहीं, तेरी माँ का आइडिया था। माँ आप? जिसके बाद बहू अपनी माँ और सास दोनों से माफी मांगती है, और फिर लोगों को बेफिजुल में खाना खिलाना बंद कर देती है। खिड़की बंद कर प्रिया, बड़ी तेज हवा आ रही है। भाभी बड़ी मुश्किल से कीले ठोक ठोक कर तो रोहित ने इस खिड़की के पल्ले को जोड़ कर रखा है। अब अगर खिड़की बंद करने जाऊंगी तो पल्ला हाथ में आ जाएगा। बताओ, ये तो हालत है इस घर की, पता नहीं कब हमारे दिन सुधरेंगे। दिन सुधर सुधर के भी कितने सुधर जाएंगे भाभी, महंगाई जो इतनी बढ़ती जा रही है। आजकल तो 1 करोड़ के नीचे फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं, तो घर का तो रहने ही दीजिए। मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देना, तब भी एक घर खरीद ना पाए। एक तो इस घर के लोग पता नहीं किस जमाने में जी रहे, जो इन्हें फ्लैट राजी नहीं आता। अरे तो इसी घर को बनवा लो, पर नहीं, पापा जी है कि घर में भी हाथ नहीं लगाने देते। आज तो मैं इस बारे में पापा जी से बात करके रहूंगी। निशा जॉइंट फैमिली के परिवार में बहू बनकर आई थी। घर की बड़ी बहू होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी ने झेली थी। रात को खाने के टेबल पर बैठे सभी बातें कर रहे थे, तभी निशा अपने ससुर जी से कहती है,
बाथरूम की सीलिंग का क्या सोचा है पापा जी? कब बनेगी? जब हम में से किसी के सर पर गिर जाएगी तब? ये क्या बोल रही हो बहू? हाँ, हमारे सर पर क्यों गिरे सीलिंग? गिरे हमारे दुश्मनों के सर पर। और इस उम्र में क्या उम्मीद करती हो तुम अपने ससुर जी से कि ये जाकर सुबह 4 बजे लेबर ढूंढ कर लाए और सीलिंग बनवाए? बिल्कुल भी नहीं मम्मी जी, मैं क्यों चाहूँगी? मैं तो चाहती हूँ कि पापा जी पूरी तरह आराम करें और इस घर की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। पापा जी ने जिम्मेदारी तो हम पर छोड़ दी है, पर चीज़ों को अपनी तरह से करने की आज़ादी नहीं छोड़ी हम पर। ऐसे तो करण जी जाकर लेबर लाकर काम शुरू करवा सकते हैं, पर पापा जी हर बार कोई ना कोई समस्या बताते थे। ये बात तो है मम्मी जी, जब गर्मी में बाथरूम की सीलिंगें बनने की बात हुई तो पापा जी ने कहा इतनी धूप में लेबर नहीं मिलेगा। जब ठंड आई तो कह दिया अब दिन छोटे हो गए हैं, अंधेरे में काम कैसे होगा। पर अब क्या मम्मी जी, अब तो नया साल आ गया, सूरज भी 6 बजे तक ढलता है, तो अब तो मजदूर आ सकता है ना घर पर। समझ गया मैं, ये तुम सब लोगों की मिली भगत है। तुम सब चाहते हो कि मुझे जेल हो जाए। अरे भाई, कितनी बार बोला, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे 4 और भाइयों का भी हिस्सा है इस घर में। एक दिन का भी यहाँ से वहाँ हुआ ना तो सब चढ़ जाएंगे मुझ पर। अब अगर किस्मत में इस घर के नीचे दबकर मरना लिखा होगा तो मर जाऊँगा मैं, पर मेरे रहते छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा यहाँ। और हर बार की तरह इस बार भी ये मैटर क्लोज हो जाता है। पर कहते हैं ना, कई बार 100 कोशिशों के बाद भी जो काम नहीं होता वो कभी कभी बिना कोशिश के भी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ आज होने वाला था। सुबह सुबह मोहित बाजार से वापस लौटता है। मम्मी पापा बच्चों कहाँ हो सब? देखो मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। अरे वाह रोहित, जमुना के समोसे, ये तो मेरे फेवरेट है भाई। जाइए निशा जी, प्लेट लेकर आइए। आज तो प्लेट नहीं मिल पाएगा भैया, काम वाली नहीं आने वाली है। अभी समोसा खाने के लिए आपको प्लेट दे देंगे, फिर हम नाश्ता किस में करेंगे? अब 2-3 सेट बर्तन के होते तो बात अलग होती। बर्तन ले भी आए तो किचन में रखने की जगह कहाँ है? ठंड में बार बार बर्तन नहीं धोए जाते। वहाँ न्यूज़पेपर पड़ा है, एक एक टुकड़ा सभी को बांट देती हूँ, उसी में खा लीजिएगा। प्रिया सभी को न्यूज़पेपर के टुकड़े पर समोसे परोस देती है। रोहित न्यूज़पेपर के टुकड़े पर रखा समोसा खा रहा था कि उसकी नज़र पेपर पर छपे एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है। अरे ये कब का न्यूज़पेपर है प्रिया? 25 लाख में पार्क व्यू वाला बंगलो। 4 दीवार खड़ी करके साथ में छत दे देते हैं और बंगलो बोल देते हैं। रोहित तुम पता करो ना, भगवान की कृपा है जो तुम्हें अचानक ही ये एडवर्टीजमेंट दिख गई। ये ऑफ़र हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। निशा और प्रिया तो अपने सपनों के घर के इंतज़ार में बैठी हुई थी। ये एडवर्टीजमेंट उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। बिना देरी किए करण और रोहित दिए हुए नंबर पर बात करते हैं। बंगलो का जो मालिक है उसके बेटे की फॉरेन में नौकरी लग गई है, इसलिए पानी के पानी मकान बेच कर जा रहा है। ये तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई है। मैंने तो बिना कुछ सोचे 51,000 का टोकन भी दे दिया। बिल्कुल सही किया रोहित तुमने। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी अपनी मम्मी को सुना देती हूँ। इस घर की हालत देखकर ना मेरी मम्मी बड़ी परेशान रहती थी। पूरा परिवार मिलकर 25 लाख रुपए कैश जुगाड़ कर बंगलो के ओनर को दे देते हैं और कुछ इस तरह शोभा की बहुओं को मिल जाता है नया ससुराल। आहा, मज़ा आ गया बिल्कुल। सामने ही पार्क है, पार्क का चक्कर लगा कर आया हूँ मैं, मूड फ्रेश हो गया कसम से। वहाँ मेन दिल्ली में तो आदमी सांस भी नहीं ले सकता था, और यहाँ देखो क्या ताज़ी हवा है। मुझे तो लगता है मेरा पंप ऐसे ही छूट जाएगा। देख लिया पापा जी, आपकी बहुओं का काम कच्चा नहीं होता। आप तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतने सस्ते में कोई इतना बड़ा घर दे सकता है। फ्रॉड हो जाएगा, पैसे लेकर भाग जाएगा मालिक, ये सब कहकर कितना डरा दिया था आपने हमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? कुछ भी मत बोल बहू, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ दादू, आपने बोला था, दादी से मैंने सुना था। इस नए घर की तारीफ करते हुए सभी मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद आसपास की औरतें अपने नए पड़ोसियों से मिलने आती हैं। ये पार्क तो अभी बना है 2-4 साल पहले। हम तो यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं। तब तो यहाँ इंसान भी नहीं दिखते थे। दिल्ली से काफ़ी दूर का रास्ता है। सियार बोलते हैं यहाँ सिहार। कितनी बार तो इन्होंने वन मानुष को भी देखा ही यहाँ। वन मानुष मतलब गोरीला? सच में आंटी? और नहीं तो क्या बेटा, मैं तो शाम के बाद अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देती थी। अब तो चलती रोड बन गई है, पास में मेट्रो आ गया है, सब्जी मार्केट आ गया। बस वही है कि शोर शराबा बड़ा होता है शाम को। हमने शांति बहुत देख ली आंटी जी। हमें तो यहाँ लोगों का शोर शराबा ही अच्छा लग रहा है। पहले अगर घर में कोई बात हो जाती थी तो हम घर से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला देखने लगता, लोग 10 सवाल पूछते। पर यहाँ अगर टेंशन हो गई तो पार्क में जाकर बैठ सकते हैं।
हाँ, ये सही कहा बेटा तुमने। और हम सब मिलकर ना पार्क में पिकनिक भी तो कर सकते हैं। अपने इस नए घर में आकर निशा और प्रिया बड़ी खुश थी। काफ़ी अच्छा घर मिल गया ना प्रिया? हाँ भाभी, घर तो अच्छा मिल गया, पर ये पिंकी अब पढ़ना ही नहीं चाहती। आती ही बैग फेंकती है और पार्क चली जाती है। अरे बच्ची है प्रिया, इस उम्र में नहीं खेलेगी तो क्या मेरी तेरी उम्र में खेलेगी? ज़िंदगी भर तो इसे यहाँ रहना नहीं है, ब्याह कर अपने घर की हो जाएगी। मायके की ऐसी यादें भी तो होनी चाहिए जिसे सोचकर बच्ची अपने मायके को याद करे। तभी पिंकी के स्कूल की बस आती है। बस से उतरते ही पिंकी सीधा पार्क में चली जाती है। देखा भाभी, इसी की बात कर रही थी मैं। पिंकी, वापस अब पहले कुछ खा ले, फिर खेल लेना बेटा। शाम के वक्त शोभा की सहेलियां उसे बुलाने आती हैं। तुम दोनों घर का ख्याल रखना बेटा, मैं टहलने जा रही हूँ। जी मम्मी जी। और शोभा के घर से जाती ही दोनों बहुएं आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर पॉपकॉर्न खाती हुई टीवी देखने लगती हैं। अब बोल प्रिया, अपने पुराने घर में ये फ़ायदा मिलता क्या हमें? वहाँ तो माँ जी कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, यहाँ कम से कम पार्क तो चली जाती हैं। ठीक कह रही हैं भाभी आप, फ़ायदे तो बड़े दिए इस पार्क ने हमें। बिल्कुल सही, पार्क ने फ़ायदे तो बड़े दिए, पर वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही हो, नुकसान तो हर चीज़ का होता है। अगली सुबह 4 बजे सभी अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक ही उन्हें किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। इतने जल्दी यमराज आ गए? नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं जाना। अभी तो अपने नए घर में आई हूँ, गाड़ी घोड़ा खरीदना है, अभी मुझे ज़िंदगी जीनी है यमराज जी। नींद में ऐसा कहती हुई शोभा डर से कांप रही थी कि महेश उसे हिलाकर जगाता है। अरे जग भी जाइए शोभा जी, यमराज नहीं आ गया, पार्क में कसरत कर रहे हैं लोग। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो सब हंस रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए अब। यहाँ शोभा की नींद खुली थी तो वहाँ प्रिया की कैसे ना खुलती। अच्छा, तो इसी योगा क्लास के लिए इतनी बड़ी बैनर लगाई थी लोगों ने पार्क के बाहर। अरे योगा करना ही है तो मुंह बंद करके करे ना, हंसना क्यों है? पूरी नींद खराब कर दी। एक तो पिंकी के पीछे 5:30 बजे उठना पड़ता है, अब ये आवाज़ें 4 बजे ही नींद खोल देगी। रुई तो दो यार, मुझे ज़रा कान बंद करो। 3 बजे तो आग लगी थी और 4 बजे ये शोर होने लगा। नींद पूरी नहीं हुई तो तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी, फिर ऑफिस कैसे जाऊंगा? ठीक से नींद पूरी ना होने के कारण बच्चे लेट से स्कूल जाते हैं और घर के जेंट्स लेट से ऑफिस। बच्चे तो स्कूल में सो जाएंगे, फिर ऑफिस में ये लोग, हम तो सो भी नहीं सकते, काम कौन करेगा? वही ना प्रिया, दोपहर में जब सोने का वक्त मिलेगा तब बच्चे आ जाएंगे। आजकल ये गौरव ना बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसे तो 10वीं में फ़ेल हो जाएगा ये लड़का। एक नई ट्यूशन टीचर बुलाइए शाम को, अच्छे से पढ़ ले ये लड़का तो बस टेंशन ख़त्म हो। शाम को ट्यूशन टीचर घर आती है और गौरव को जैसे ही पढ़ाने बैठती है, बाहर आइसक्रीम और चाट वाला ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है। कुल्फी वाला कुल्फी, कुल्फी वाला कुल्फी। सिंघाड़ा चाट, पापड़ी चाट, गुपचुप डबल गुपचुप। OMG, कितना शोर होता है तुम्हारे घर में। गौरव, ऐसे में कैसे तुम पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाओगे? वही तो मैं मम्मी को समझाना चाहता हूँ मैम, कि मैं इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत आवाज़ें आती हैं। शाम को जब सभी पार्क में घूमने आ रहे हो, टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो, ये सब देखने के बाद बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा, आप ही बताइए मैम। इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मम्मी है कि मुझे ही दोष देती रहती है, आप समझाइए ना। गौरव की बात सच तो थी। जब बाहर सड़क पर इतनी खूबसूरत लाइट्स जल रही हो, सभी खाने का मज़ा ले रहे हो, बच्चे खेल रहे हो और आपको कोई घर में बिठाकर पढ़ने के लिए बोल दे तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? नैन्सी ये बात निशा से करती है। हमारा घर पार्क के पास है तो ये सब तो होगा ही ना मैडम, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है, आप प्लीज़ इसे समझाइए। गौरव अपनी किताब लेकर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता हुआ पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की से मिल जाती है। फिर क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हर रोज़ गौरव पार्क में बुक लेकर पढ़ाई के बहाने जाता और नैना के साथ बैठा रहता। हद कर दी इस लड़के ने, आने दे इसे, उसके पापा को अच्छे से कंप्लेंट लगाऊंगी गौरव की। जेठ जी से बाद में गौरव की कंप्लेंट कर लीजिएगा भाभी, पहले ये पता कीजिए मम्मी जी कहाँ हैं। आजकल मैं देख रही हूँ बड़ी सज धज कर घर से निकलती हैं। शाम को 4 बजे निकली थी, 7:30 बज गए, अभी तक लौटी नहीं। घर में लगता है हम दोनों ही नौकर हैं, बच्चों को हमारी पड़ी नहीं। सास ससुर का कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है तो वो अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और पतियों का एंटरटेनमेंट ऑफिस में हो जाता है और इन सब के चक्कर में हम यहाँ फंस जाते हैं। वही तो भाभी, 3 दिन से आपका पेट खराब है, पर आपके लिए इस घर में नारियल पानी नहीं आया और मम्मी जी रोज़ सुबह नारियल पानी पी भी रही है, चेहरे पर भी लगा रही है। ज़रा नज़र रखिए, आजकल अधेड़ उम्र में वो गलती हो जाती है जो जवानी में भी नहीं होती।
ए तू पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है? नया माहौल, नई जगह, नई सहेलियाँ, कब दिमाग फिरा दे कोई नहीं जानता। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस प्रीति आंटी के लक्षण तो मुझे पहले से अच्छे नहीं लगते। कैसे जवान लड़कों से हंस हंस कर बातें करती हैं। हे भगवान, छी 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 छी। मतलब अब बच्चों के साथ साथ मम्मी जी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। रात को रोहित और करण ऑफिस से वापस आते हैं। आ गए आप दोनों? हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। मेरा खाना मत लगाना प्रिया, मैंने बाहर ही खा लिया था। आप तो खाएंगे ना? अब नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। वो क्या है ना, बाहर डोसे के ठेले पर एक दोस्त मिल गया था तो उसी के साथ खा लिया मैंने। प्रिया रसोई में आकर ये बात अपनी जिठानी को बताती है। फिर से बाहर खाकर आ गए? दोपहर को ही फ़ोन करके पूछा था मैंने इनसे कि रोटियां बनानी है कि नहीं, तो कहते अब रोटियों का भी पूछोगी क्या तुम, बना दो। और अब कह रहे हैं बाहर से खाकर आ गया। अब ये बची हुई ठंडी रोटियां फेंकूंगी तो नहीं मैं, मुझे ही नाश्ते में खानी पड़ेगी। अब रोज़ रोज़ ये ठंडी रोटियां मैं भी नहीं खाने वाली। पर आप इनकी आदत छुड़ाएंगी कैसे? हमारे घर के बाहर ही पार्क है और पार्क के बाहर तो चाट पुचके वाले अपना ठेला लगाएंगी। अब घर आते वक्त अगर रास्ते में इतना टेस्टी लजीज खाना दिख जाए तो कौन ही घर का खाना खाना चाहेगा भाभी? अरे तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना, पर कर रहे हैं क्या? बचत नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? समझ में नहीं आता किस घड़ी में मैं इस घर में आ गई थी। निशा ये कह रही थी कि वो खिड़की से अपनी पड़ोसन प्रीति आंटी को किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करता देख लेती है। अरे प्रिया देख तो सामने ये क्या हो रहा है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था भाभी, ये देखिए ये लड़का गुलाब दे रहा है प्रीति आंटी को। कहीं ऐसे ही कोई लड़का हमारी मम्मी जी को भी गुलाब तो नहीं देता होगा? मम्मी जी के कमरे में गुलाब तो थे, मैंने ड्रॉअर में देखा था, पर मुझे लगा मंदिर से लेकर आई होगी। पर ये तो निशा अपना सर पीट लेती है क्योंकि बात ही ऐसी थी। अगली सुबह जैसे ही उसकी सास सज धज कर पार्क के लिए निकलती है, निशा और प्रिया उनके पीछे चली जाती है। कुछ देर शोभा अकेले ही चेयर पर बैठी रहती है। बेचारी मम्मी जी तो यहाँ अकेली बैठी हैं, लगता है हमने बेकार ही उन पर शक किया भाभी। तभी हाथ में नारियल पानी लिए एक लड़का वहाँ आता है और शोभा के चेयर के बगल में बैठ जाता है। एक नारियल पानी में 2 स्ट्रो डालकर वो दोनों उस नारियल पानी का मज़ा लेने लगते हैं। बस अब बहुत हुआ, हम पर इतना कंट्रोल करने वाले मम्मी जी यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। आज तो मैं पापा जी को सब बता कर रहूँगी। चल तू पापा जी को लेकर आते हैं। निशा और प्रिया पार्क से निकल रहे थे कि उन्हें सामने से गौरव एक लड़की का हाथ पकड़े पार्क के अंदर आता दिख जाता है। नहीं भाभी, पब्लिक प्लेस पर कोई रिएक्शन मत दीजिएगा। जवान लड़का है, घर आएगा तब घर पर बात करेंगे हम। घर वापस लौटकर निशा तो अपना सुध बुध खोकर ऐसे सोफे पर बैठ जाती है मानो उसके जीवन से खुशहाली ही चली गई हो। मेरे मायके वालों से क्या कहूँगी मैं कि मेरा बेटा किस पर चला गया, अपनी दादी पर। यहाँ दादी अलग गुलछर्रे उड़ा रही है, वहाँ गौरव लड़कियों को लेकर घुमा रहा है। इसके बाप को तो कोई मतलब ही नहीं है। और पापा जी पता नहीं कहाँ रहते हैं आजकल, उन्होंने भी कोई मंडली बना ली होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इस पार्क के ससुराल में आकर, बहुत बड़ी। रात को जैसे ही सभी वापस लौटते हैं, निशा अपना सामान बांधना शुरू कर देती है। इतने रात को कहाँ जा रही हो बहू, क्या बात हो गई? निशा सारी बात अपने ससुर जी के सामने रखती है। तेरी सास को तूने जिस लड़के के साथ देखा वो लड़का गूंगा बहरा है। मैंने ही तेरी सास से उसे मिलवाया था बेटा। एक माँ एक बच्चे के साथ नारियल पानी भी नहीं पी सकती क्या, तू ही बता। और जहाँ तक रही शोभा जी के सज धज कर रहने की बात, तो पार्क में बहुत हाई क्लास लोग आते हैं। अब हम ऐसे उधड़े हुए कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो हमारे घर की ही बदनामी होगी ना। पर तुम कहोगे ठीक है मम्मी जी का समझ में आया, पर बच्चे पार्क के कारण पढ़ना नहीं चाहते। अरे पिंकी तो पहले भी पढ़ाई करना नहीं चाहती थी। बच्चों का मन ना ऐसा होता है, वो तो चंचल होंगे ही। गौरव की किस्मत में किसी लड़की का आना लिखा था, वो हमारे पुराने घर में भी हो जाता बेटा। इस उम्र में तो बच्चे भटक ही जाते हैं। माँ बाप का काम होता है बच्चों का दोस्त बनकर रहना, उन्हें राह पर लाना। अब तुम इस बात के लिए इस बच्चे को दोष देने से अच्छा है कि इसके साथ बैठ कर बातें करो। तू अपनी दोस्त को घर पर ले आया कर बेटा और यहीं पढ़ लिया कर। और ये सब बाहर खाकर आ जाती है, उसका क्या पापा जी? पार्क की आवाज़ से हम सबकी जो नींद खराब होती है उसका क्या? ये तो तुम दोनों की गलती है बेटा। करण और रोहित अब बाहर कोई कोयला बेचने लगेगा तो क्या तुम दोनों कोयला खा लोगे? बाहर खाना खाकर कैसे पेट बाहर आ गया है तुम दोनों का। सॉरी पापा। और रही नींद खराब होने की बात, तो रूटीन तो तुम सब ने अपना खुद बिगाड़ रखा है। आज से सब रात में 10 बजे तक सो जाएंगे और 4 बजे मेरे साथ पार्क में योगा करने आएंगे।
और इस तरह महेश अपनी बहुओं का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। टीना, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई लखपति लड़का खोज कर लिया है तो उसका हाथ पकड़कर चली तो नहीं जाओगी? उदय, प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच देखकर नहीं होता, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बस इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। क्या करूंगी उस दौलत का जिसमें मेरे साथ तुम ना हो? मैं तो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे हैं। उदय और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहाँ टीना एक बड़े घराने की लड़की थी, वहाँ उदय एक 2 कमरे के मकान में रहने वाला साधारण सा लड़का। वास्तव में टीना तो उदय के प्यार में पागल थी, लेकिन उदय टीना से नहीं, उसके पिता की अथाह दौलत से प्यार करता था। उसने टीना के साथ प्यार का नाटक बस इसीलिए किया था ताकि वो उससे शादी करके उस महल का दामाद बन सके। लेकिन टीना उदय की चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी और लगातार अपने पापा के ऊपर उदय से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पापा, आप समझते क्यों नहीं? मैं उदय से प्यार करती हूँ। बेटा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती है। और अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो, थोड़ा समझदारी से काम लेना शुरू करो। पापा, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जिसे आप अपनी मर्जी थोपकर कुछ भी करने को मजबूर कर लेंगे। मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है मुझे। देख लिया तुम्हारा सही गलत मैंने। सारी दुनिया को छोड़कर वो उदय ही पसंद आया तुम्हें। उसके तो माथे पर लिखा है कि वो 1 नंबर का आवारा लड़का है। और बेटा, शादी का मतलब होटल में डिनर और हाथ में हाथ डालकर चौपाटी पर घूमना नहीं होता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का आज अपने आप को नहीं संभाल सकता, कल को शादी के बाद वो तुम्हें या अपने परिवार को कैसे संभालेगा? है इस बात का कोई जवाब तुम दोनों के पास? पापा प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे लिए वो जॉब तो क्या कुछ भी कर सकता है। इकलौती बेटी टीना की जिद को देखते हुए उसकी माँ सविता अपने पति से कहती है, देखिए जी, जवान लड़की है। अगर कुछ गलत फैसला ले लिया तो हम जीवन भर सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अगर ये कह रही है तो एक बार मिलकर देख लो ना इस उदय से। अच्छा ठीक है टीना, 2 दिन बाद तुम उदय को यहाँ आने के लिए कह दो। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद उदय टीना के पापा के ठीक सामने बैठा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? जी, ग्रेजुएट हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस फिलहाल तो मेरा पूरा समय टीना का ही है। मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो और काम कुछ करते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी कोई करोड़पति थे क्या, जो तुम ऐसे निठल्ले बनकर रोटियां तोड़ रहे हो? अंकल, मेरे पापा के पास कोई करोड़ों की दौलत नहीं है। वो तो एक मामूली से क्लर्क है। उनका छोड़िए, लेकिन आपके पास तो करोड़ों की दौलत है ना। टीना आपकी इकलौती बेटी है और मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये सारा रुपया, पैसा, बंगला सब मेरा ही तो हुआ पापा जी। फिर 1 करोड़पति ससुर का दामाद होकर मैं कहीं चंद रुपयों के लिए उनकी जी हजूरी करूं, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए तो? आप बस शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो होशियारी की सारी सीमाएं पार कर दी है। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी। और तुम्हारी हिम्मत की तो मुझे दाद देनी चाहिए। बिना किसी झिझक के खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम नौकरी इसलिए नहीं करते ताकि मेरे पैसों पर राज कर सको। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, ज्यादा गुस्सा मत करो। मैंने तो बस सीधी सी बात कही है। और हाँ, मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करिएगा। अगर टीना को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। निहायत बदतमीज लड़के हो तुम। तुम्हें अपनी बेटी मैं किसी हाल में नहीं देने वाला। गेट लॉस्ट। और वो मेरी बेटी है, वही करेगी जैसा मैं कहूंगा, समझे तुम? आपकी बेटी थी, अब वो मेरी प्रेमिका है।
और मेरे प्यार में इतनी पागल है कि आप चाहे लाख उससे मेरी बुराई कर ले, लेकिन वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली। उदय की बात सुनकर टीना के पापा ने धक्का देकर उदय को घर से बाहर निकाल दिया। उदय के जाने के बाद टीना बेटा, ये है तुम्हारी पसंद? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसके साथ खुश रह सकोगी? अरे ऐसा बिल्कुल मत समझना बेटा कि मुझे उसकी गरीबी से परेशानी है। मुझे परेशानी उसकी गरीबी से नहीं, उसकी छोटी सोच से है। ये लड़का तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझ बाकी है तो आज के बाद इस लालची लड़के का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। टीना पापा को उदय के पक्ष में बहुत सी दलीलें देकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने का पापा पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली जाती है। टीना बेटा, सविता कह रही है कि तुम 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हो, ना ही तुमने कुछ खाया है। क्या बात है बेटा, क्यों बेकार की जिद लेकर बैठी हो? पापा मैं प्यार करती हूँ उदय से। करती रहो जिद। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं अपने हाथों से तुझे कुएं में नहीं धकेल सकता। तू तो प्यार में अंधी हो गई है, लेकिन मुझे तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। सविता, आज से मेरा भी खाना मत बनाना। देखता हूँ कौन ज्यादा जिद्दी है, तू या मैं। पापा के अन्न त्यागने की बात से अंत में टीना टूट गई थी। ठीक है पापा, आप जीते मैं हारी। आप खाना खा लीजिए, आपकी शुगर बिगड़ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो मुझसे वादा कर, तू उस उदय को भूल जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मैं कहूंगा। ठीक है पापा, मैं वादा करती हूँ। एक बार भी कोई सवाल किए बगैर आप जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। टीना के वादा करने के बाद गुप्ता जी ने खाना खा लिया। वाकई वही हुआ जिसकी टीना को उम्मीद थी। उस दिन के बाद टीना ने कभी उदय का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। इधर टीना के पापा ने उसका रिश्ता विशाल नाम के एक लड़की के साथ कर दिया था। विशाल के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विशाल भी एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का था जो अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता था। देखिए भाई साहब, सगाई का मुहूर्त निकालिए। अब बस जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले करना चाहता हूँ। विशाल के पापा सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। टीना, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। इसी बहाने साथ में समय बिताने को भी मिलेगा। देखो विशाल, मुझे ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है और पापा को शादी से पहले ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं टीना, अब तो 2 महीने में हमारी शादी हो ही रही है। उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और तब तुम्हें कुछ भी करने के लिए पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं वेट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। विशाल को इतना तो समझ में आ रहा था कि टीना उसके साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन में कोई और लड़का है। पापा जी, मैं ये चाह रहा था कि मैं टीना को शॉपिंग पर ले जाऊं ताकि वो अपनी पसंद के कपड़े खरीद सके। अरे तो जाओ ना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी से पहले तुम्हें थोड़ा समय साथ में गुजारना ही चाहिए, उसी से तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन पापा जी, टीना तो कह रही थी कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई गैर थोड़ी ना हो। तुम्हारे साथ तो शादी होने वाली है उसकी। तुम पूरे हक और अधिकार से उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जा सकते हो। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, यही तो गोल्डन टाइम होता है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है विशाल, हम किसी और दिन चलते हैं ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा मन करे तब हम चलेंगे। खुश? विशाल टीना का दिल जीतने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। टीना विशाल को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और टीना शादी करके विशाल के घर चली जाती है। शादी के बाद बहू देखो, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि नई दुल्हन को गृह प्रवेश के बाद नाच गाकर और ढोल बजाकर दिखाना होता है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। क्या फूहड़ता है ये? मुझे ऐसे सबके सामने नाचना गाना पसंद नहीं है। आप लोग मेरी जगह विशाल से नचवा लो, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो इसने मुझसे ऐसी बात की? लगता है शादी की रस्मों में थक गई है माँ। अब बुरा मत मानो, 1-2 दिन में थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। माँ को समझाकर विशाल भी टीना के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। टीना, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कुछ
ज्यादा ही चिढ़ हो रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम इंट्रोवर्ट हो, कम बोलती हो, या शायद थोड़ी शर्मिली हो, इसलिए शादी से पहले बात करने में सहज नहीं हो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम शर्मिली नहीं, बदतमीज हो। पर तुम्हारी ये बदतमीजी का कारण क्या है, बताने का कष्ट करोगी? ओह, तो तुम्हें सच सुनना है? ठीक है, सुनो, कान खोल कर सुनो। मुझे तुम में या तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे तो इस शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शादी से पहले तुम्हें इतना इग्नोर किया, इतने हिंट दिए, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। एक बात बताओ, सच में इतने बेवकूफ हो या मेरे साथ कुछ स्पेशल चल रहा है? अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था मुझ में तो सगाई के समय क्यों नहीं बोली? शादी तय होते समय क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे क्या कारण था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? बोलो, क्यों की मुझसे शादी? जैसे तुम आज बता रही हो, शादी से पहले भी तो बता सकती थी ना। तब तो गूंगी गुड़िया बनकर शादी कर ली और अब तेवर दिखा रही हो। ऐसा क्या कह दिया माँ ने? रस्में निभाने को कह रही है। हर शादीशुदा जोड़े करते हैं ये रस्म, तुम कोई अनोखी नहीं हो। और ये रस्में इसीलिए होती है ताकि पति पत्नी के बीच थोड़ा संकोच और झिझक कम हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो, जिससे बहू को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। देखो विशाल, मैंने सिर्फ अपने पापा की खातिर ये शादी की है। मैंने उनसे वादा किया था कि वो जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करके लाएंगे, मैं बिना सवाल जवाब किए उससे शादी कर लूंगी। तुम्हें मेरे पापा ने पसंद किया था, इसलिए पापा की मर्जी समझकर मैंने तुमसे शादी की। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ किसी भी रस्म या शादी निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो अब ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम ऐसी हरकत करोगी तो शादी चल पाएगी तुम्हारी? क्योंकि मुझे नफरत होती है तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे परिवार से। मुझे बर्दाश्त नहीं होता उनका मुझे बहू कहना और हक जताना। देखो टीना, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा और तुम दोनों के बीच क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इन सबके बीच में मेरे परिवार को क्यों घसीट रही हो तुम? मेरी माँ एक सीधी सादी सी औरत है। सारी जिंदगी उन्होंने यही सपना देखा है कि एक दिन वो अपने बेटे की दुल्हन को पूरी धूमधाम से इस घर में लेकर आएंगी। उनके उम्र भर के सपनों को ऐसे अपने पैरों के नीचे मत रौंदो। अगर अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो मेरी माँ की खुशी के लिए मेरी पत्नी ना से उनकी अच्छी बहू होने का नाटक तो कर ही सकती हो ना। मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, पति होने का कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा, लेकिन मेरी माँ के सम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। सीधा सादा सा सच मैंने कहा कि तुमसे नफरत है मुझे, तब भी मेरे साथ रहने को तैयार हो। हर कोई तुम्हारी तरह रिश्तों को मजाक नहीं समझता टीना। पूरे समाज के सामने मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, ऐसे ही एक दिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? टीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विशाल किस मिट्टी का बना है। उसने विशाल की इतनी इंसल्ट की, तब भी वो उसका हाथ छोड़ना नहीं चाह रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। टीना विशाल और उसके परिवार में कुछ खास बात नहीं करती थी, सबसे कटी कटी सी रहती और बात बात पर बिगड़ जाती। इसी तरह शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था। विशाल बेटा, आज तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा हो गया है। जाओ, आज बहू को कहीं बाहर ले जाओ, उसकी पसंद के कपड़े, जूते, जो भी पसंद हो सब दिलवा देना। मुझे आज अपनी बहू के चेहरे पर हंसी चाहिए बस। ठीक है माँ, ले जाता हूँ। टीना, मम्मी चाहती है कि आज हम अपनी 1st मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बाहर चलोगी? शॉपिंग करना तो अच्छा लगता होगा ना तुम्हें? ओह, तो अब तुम माँ बेटा मुझे पैसों के दम पर खरीदना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नोटों की गड्डी दिखाओगी और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी? देखो टीना, मैंने कहा था ना, माँ की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परिवार की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। घबराओ मत, मैं सारी बात अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हारे पापा की नज़र में मैं बुरा बनने को तैयार हूँ। कह दूंगा मैंने तुम्हें छोड़ा है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। विशाल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं जाना है वापस उस सोने के महल में। मेरा दम घुटता है वहाँ। अगर तुम भी मुझे नहीं रख सकते तो बता दो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। टीना, संभालो अपने आप को। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी पल तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। शादी बेशक अभी हुई है, लेकिन मेरे मन में तो तुम महीनों पहले बस गई थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर उदय के साथ तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें उदय के पास भी छोड़ने को तैयार हूँ।
उदय का नाम सुनकर टीना चौंक कर उसकी ओर देखती है। तुम उदय के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ, और वो भी जो तुम नहीं जानती, या शायद तुमने अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी इतनी कसकर बांध रखी है कि कभी देखना ही नहीं चाहा। जिस दिन तुमने कहा ना कि तुमने पापा के लिए मुझसे शादी की है, बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। तुम्हारे ही कुछ दोस्तों से पता चला कि तुम उदय से शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं माने, इसलिए तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। तुम्हें पता है विशाल, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे पैसे से है। ये पैसा ही है जिसकी वजह से पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मेरे उदय के पास पैसा होता ना तो आज हम दोनों साथ होते। ये गलतफहमी है तुम्हारी। जिस उदय के लिए तुम अपने जीवन में आग लगाने को तैयार हो ना, वो तो कब का अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उसे बस एक अमीर लड़की चाहिए थी। जब तुम ना मिली तो उसने कोई और ढूंढ ली। उदय बहुत ही मतलबी लड़का था, जिसे तुमसे नहीं तुम्हारे पापा की दौलत से प्यार था। तुम्हारे पापा ने उसकी फितरत पहचान ली थी, इसीलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं कराई। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं टीना। बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलेगा। कुछ दिनों के बाद टीना का जन्मदिन था। टीना, मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी रखी है और ये गाउन भिजवाया है। प्लीज उनकी खुशी के लिए पहन लेना। विशाल प्लीज मत कहो, मैं जरूर पहनूंगी। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरी हर बात का पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। हर एक मैं हूँ, बस अपने ही बारे में सोचती जा रही हूँ। कौन सी सास ऐसी बदतमीज बहू का जन्मदिन मनाना चाहेगी? लेकिन उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी, खुद ये ड्रेस खरीद कर लाई। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। उन्होंने मेरी माँ की कमी हमेशा के लिए पूरी कर दी। थैंक यू टीना। मम्मी हमेशा यही कहती है कि ससुराल में लड़की सबसे ज्यादा अपनी माँ को याद करती है, इसलिए मुझे उसे इतना प्यार देना है कि वो अपनी माँ को कभी याद ना करे। थैंक्स टू यू विशाल, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आज दिल से तुम्हें अपनाती हूँ। टीना, मैं जानता था समय सब जख्म भर देता है। कुछ समय बाद तुम सही गलत में अंतर जरूर समझोगी, इसीलिए मैंने उस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया था। शादी जीवन भर का बंधन है, तोड़ने की नहीं निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा ना? विशाल की बात सुनकर टीना ने विशाल को कस कर गले लगा लिया था।